डील पर ट्रंप के दावे से चौंके नेतन्याहू। इजराइल को महाडील की भनक तक नहीं। अब नेतन्याहू को पता ही नहीं है, और नेतन्याहू को बगैर शामिल किए ये वैसा ही है कि कैप्टन मौजूद नहीं है और आप खेल की बात कर रहे हैं। असल में तो अभी तक देखा जाए जो कुछ भी हुआ है, बेशक अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होते रहे, लेकिन जो चाहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने वो किया है और उसी तरीके से अमेरिका को चलना पड़ा है। और अगर ऐसा है और बेंजामिन नेतन्याहू यहां ये कह रहे हैं, इजराइल ये कह रहा है, तो फिर समझिए कि आगे क्या होने वाला है। ईरान पर बैठक के बीच में ट्रंप का पोस्ट आया सामने। सीएनएन ने इजरायली सोर्सेस के हवाले से खबर दी, समझौते के दावे पर ट्रंप नेतन्याहू में मतभेद है। अब अगर ऐसा है कि यहां पर समझौते को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में मतभेद है, तो बगैर इजराइल के रजामंदी के, बगैर ईरान के उसमें राजी हुए क्या कोई समझौता इन प्लेस हो सकता है? और अगर होगा भी तो वो कागज के टुकड़े पर लिखी गई कुछ बातों के अलावा क्या साबित होगा? क्या वो जमीन पर उसका कोई असर दिखाई देगा? ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, अमेरिका से अब तक नहीं हुई कोई डील। ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। यही बात मैं कह रहा था, ईरान ने फिर से खारिज कर दिया है। समझौते के मसौदे को मंजूरी से इनकार कर दिया है ईरान ने। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगाई का बयान, उनका दावा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। बगाई ने कहा रेड लाइन पर कोई समझौता नहीं करेगा ईरान, और रेड लाइन मतलब उन्होंने जो बातें अपनी तरफ से कही हैं उन पर कोई समझौता नहीं करने वाला है ईरान। तो चलिए मान लीजिए यूरेनियम को लेकर कहीं कोई बात बन भी गई कि ठीक है तुम अपने पास रखो, आईएईए इसकी निगरानी करेगा, तो क्या होने वाला है उनकी संपत्तियों को डिफ्रीज करने के मामले में? तो क्या होने वाला है उनको युद्ध के मुआवजे की मांग जो वो कर रहे हैं कि विध्वंस का जो मुआवजा हुआ है हमको दो, इस बारे में क्या कुछ बातें बन रही हैं और नहीं बन रही हैं? तो ये समझौता होगा क्या? खासतौर से तब जब इजराइल इसमें रजामंद है ही नहीं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? पैसों का इन्वॉल्वमेंट सब कुछ सही सही दिखा देता है। कहते हैं अगर आप पैसों की भाषा समझते हैं तो दुनिया में क्या चल रहा है उसको समझना आसान हो जाता है। दीपक बादवा जी, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, इस वक्त जिस असमंजस स्थिति में हम लोग खड़े हैं, अमेरिका एक स्टेटमेंट देता है, उसे ईरान अगले दिन रिजेक्ट कर देता है। ईरान एक स्टेटमेंट देता है, उसे अगले दिन अमेरिका रिजेक्ट कर देता है। और अगर ये दोनों कहीं बीच में आते हैं तो उसे नेतन्याहू साहब रिजेक्ट कर देते हैं। इस वक्त वार एक ऐसी स्थिति पे खड़ी है कि किसी भी देश के पास इतना पैसा नहीं है कि अब इस वार को आगे कंटिन्यू कर सके। ईरान तो फिर एक बार को कर लेगा क्योंकि उसका तेल बिक रहा है, लेकिन यूएस तो ऑलरेडी कई सालों से, कंटिन्यूअस फॉर मेनी ईयर्स एक बहुत बड़ी मंदी की मार को झेल रहा है। वहाँ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो अब जैसा कि वो है कि एक उनको अपना दोबारा से सिद्ध भी करना है, एक उनके लिए एक टेस्ट भी आ रहा है कि उनको हाउस आगे कंटिन्यू करने देता है, नहीं करने देता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, और वो क्या है, इजराइल और ईरान के बीच में फंस गए हैं। वो बेचारे बार बार कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रहा सवाल पैसे का, तो एक रॉयटर्स की रिपोर्ट है जो मैं पढ़ के ही बता पा रहा हूँ आपको कि इस पूरे प्रकरण में ट्रंप फैमिली ने 2.3 मिलियन यूएस डॉलर्स, 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स अर्न करे हैं। वो अर्न कैसे करे हैं? स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो से करे हैं। तो पैसा कौन खो रहा है? ईरान खो रहा है, अमेरिका खो रहा है, हम लोग भी खो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो महंगाई बढ़ रही है। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट से आप देखते हैं कितने लाख करोड़ रुपए का जो है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, यहीं पर रुकिए एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि बाकी सब आम लोग, आम देश ये पैसे खो रहे हैं जी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी पैसे बना रहे हैं जी। और ये आपने रिपोर्ट का हवाला देकर, और एन इतना ही लॉस निवेशकों को हुआ है, अगर इसका हाइंडसाइट देखें तो उतना ही लॉस। अगर क्योंकि देखिए, वी आर ऑल इन ए ग्लोबल विलेज। तो अगर आज मैं और आप बैठे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर मैंने 1 लाख रुपए बनाए तो वो किसी ने खोए हैं। तो अगर उन्होंने इतने यूएस डॉलर, इतने बिलियन डॉलर्स बनाए हैं, तो समवन इज लूजिंग दैट मनी, तभी तो उनके पास आ रहा है। और इसका एक बहुत सीधा सा प्रमाण है हमारे पास। आप देखिए, क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल 50% गिर चुकी है, चांदी 50% गिर चुकी है, सोना ऑलमोस्ट 30% गिर चुका है, इंडियन मार्केट गिर चुकी है। इंडिया के स्टॉक पिछले साल, जो ब्लू चिप स्टॉक हैं, पिछले 4-5 साल से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन ही है ये। लेकिन अब दुनिया किसी भी इससे बड़ी वार को झेलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब आपने ये कहा सर, मैं एक बात, आपका एनालिसिस जरूर मुझको हैरान कर रहा है। आपने कहा कि ईरान तो तेल बेच रहा था, उसके पास वॉर को सस्टेन करने के लिए एबिलिटी है, लेकिन बाकी आप कह रहे हैं बाकियों के पास एबिलिटी नहीं है। अमेरिका के पास एबिलिटी नहीं है, इजराइल के पास एबिलिटी नहीं है, कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं ईरान के पास एबिलिटी है। ये कंपैरिजन जरूर मुझको चौंका रहा है।
लेकिन आपकी जो बाकी बातें हैं मुझे मैं उसको देख पा रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि यहां बहुत सारे लोगों का मुनाफा, कुछ घाटा कुछ लोगों का मुनाफा बना हुआ है, और वो मुनाफा है ट्रंप और उनके करीबियों का। आगे आपको समझाऊंगा कैसे, और ये बात अभी जो शुरुआत में कही गई है कुछ तथ्यों और तर्कों के साथ आपके सामने रखता हूं। ट्रंप का कतर गेम जरा ये भी समझिए, और इसको लेकर शुभदा जी के पास जाने वाला हूं। वेनेजुएला के तेल बिक्री से ये जो उन्होंने जुटाए $50 करोड़, इसको वेनेजुएला में जमा कराया। पैसा पहले कतर के अमेरिका नियंत्रण वाले खाते में रखा गया और कहा गया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कानूनी दांवपेच से बचा जा सके। CNN ने यह बात कही। ये वाकई जो बताया जा रहा है उसी लिए किया गया, इसके पीछे कुछ और था? जब आप ये समझने लगेंगे कि मंशा क्या है, तो आपको ये दिखाई देने लगेगा कि जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है। यहां जो हुआ था, शुभदा जी, ये किया क्यों गया था? इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, वेनेजुएला में भी जिस तरीके से इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किडनैपिंग की थी मदुरो की, जैसा हम मानते हैं, वो भी इलीगल था, वो ऑयल पॉलिटिक्स के लिए था। लेकिन अभी भी जो एक्सॉन मोबिल है या शेवरॉन है, बहुत ज्यादा वेनेजुएला में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। लेकिन एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के साथ यहाँ पे पैनिक इम्प्रिंट्स भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब पैनिक इम्प्रिंट्स क्या होते हैं? जैसे ये फोन है, ये फोन अगर मैं यहाँ पे स्टेशनरी रखी हुई हूँ तो ये फोन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे पैलेंटीर, उनके किसी काम का नहीं है। लेकिन जहां ही ट्रंप का कोई पोस्ट आता है जहां वो बोलते हैं कि होल सिविलाइजेशन विल डाई या फिर वो और अटैक करने वाले हैं, तो खलबली मचती है। कहां कहां खलबली मचती है? अमेरिका में, वहां के बोर्ड रूम्स में भी बचती है, बहुत ज्यादा हाउस ऑफ कॉमन सारी जगह बचती है, इजराइल में भी मचती है, ईरान में भी मचती है। अब लोग जब घूमते हैं अपने फोन के साथ, तो वो जो पैनिक डेटा जो एआई के थ्रू मिलता है, वो पैलेंटीर जैसी कंपनीज, पीटर थिल जिसके फाउंडर हैं, वो इकट्ठा करते हैं, एआई को ट्रेन करते हैं और इससे काफी मुनाफा कमाते हैं। अभी पीटर थिल ने अर्जेंटीना में अपना पूरा फैमिली बिजनेस वहां कर दिया है। शुभदा जी जो कह रही हैं उसको आसानी से समझिए। पैनिक के समय, उस समय जब उहापोह हो, असमंजस हो, घबराहट हो, लोगों का दिमाग काम कैसे करता है? वो किस चीज को सबसे ज्यादा ढूंढते हैं? कौन सा कीवर्ड है जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है? उस समय पैनिक सर्च क्या होता है, पैनिक एटीट्यूड क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है? अगर उसको एआई ने पढ़ लिया, समझ लिया, तो वो कुछ लोगों को वो जानकारियां देने लगता है एआई कि इस समय इंसान का बिहेवियर या इस प्लेनेट पर रहने वाले ज्यादातर लोगों का तरीका सोचने का ये होता है। तो ये पता चल जाता है कि वैसे में क्या करने से ज्यादा मुनाफा बनाया जा सकता है, और यही किया जा रहा है।